Hello, so let us study about the microRNA and its applications. microRNA किस तरीके के RNA होते हैं? नॉर्मली microRNA जो होंगे वो हमारे नॉर्मल RNA जो होता है हमारा मैसेंजर RNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारा मैसेंजर RNA बनता है, अल्टीमेटली मैसेंजर RNA ट्रांसलेट होगा और एक आपको प्रोटीन बनाएगा जो कि प्रोटीन अपना फंक्शन करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या किसी भी तरीके का इम्यून सिस्टम में हो, किसी भी तरीके का रेगुलेटरी फंक्शन करेगा। तो मैसेंजर RNA जो होगा वो कोडिंग RNA होगा जो एक प्रोटीन बनाएगा, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ जो हमारे बॉडी में किसी ना किसी तरीके का एक फंक्शन करेगा। लेकिन माइक्रो RNA किस तरीके का RNA होता है? ये नॉन कोडिंग RNAs होते हैं जो कि सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ओनली एंड ओनली 20 न्यूक्लियोटाइड्स और 21 न्यूक्लियोटाइड्स। सो बेसिकली ये माइक्रो RNA जो है इनका काम क्या है? इनका काम है मैसेंजर RNA को RNA की साइलेंसिंग करना। साइलेंसिंग का मतलब ये हो गया कि mRNA जो बना है उसको अपना काम नहीं करने देगा माइक्रो RNA। तो ये एक तरीके की रेगुलेशन हो गई जीन की। जीन को ऑफ करवाना है, ऑन करवाना है, ये वन ऑफ द फंक्शन हो गया माइक्रो RNA का। और ये किस तरीके से करवाता है जो फंक्शन है वो नॉर्मली क्या होता है? अगर हमारे पास नॉर्मल ये मैसेंजर RNA है 5 UTR रीजन, 3 UTR रीजन हर mRNA में होगा। तो जो ये हमारा माइक्रो RNA होगा ये वाला, ये किसी ना किसी तरीके से या तो 5 UTR पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर जाएगा या फिर 3 प्राइम एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा मैसेंजर RNA जो प्रोटीन बनाने वाला था वो अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको माइक्रो RNA ने रोक दिया है अपना काम करने से। सो बेसिकली मोड क्या रहेगा? मोड ये रहेगा माइक्रो RNA बेस पेयर करेगा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ विद मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल जिसको इसने टारगेट करना है। सो 3 तरीक़ों से ये रेगुलेट कर सकता है या साइलेंसिंग कर सकता है। या तो ये मैसेंजर RNA को तोड़ देगा, क्लीव कर देगा 2 पीसेस में, या ये मैसेंजर RNA को डिस्टेबलाइज कर देगा। कैसे? उसकी पॉली टेल जो पॉली ए टेल होती है उसकी कटिंग करके, शॉर्टनिंग करके, ताकि mRNA अपना काम ना कर सके, डिस्टेबलाइज हो जाए। या फिर मैसेंजर RNA को लेस एफिशिएंट बना देगा कि वो प्रोटीन तो बनाएगा लेकिन वो एफिशिएंट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में या कुछ एनिमल्स में, जैसे एपोप्टोसिस, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन, मेटास्टेसिस, जिनमें कि माइक्रो RNA को डिटेक्ट किया गया है और इनका रोल स्टडी किया गया है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि कब ये डिटेक्ट हुआ कि माइक्रो RNA जैसी चीज़ भी है जो एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है। तो सिनोरैप्टिडाइटिस एलिगेंस जो निमाटोड है उसके अंदर पहली बार 1993 के अंदर एम्ब्रोज एंड वर्कर्स ने LIN4 एक माइक्रो RNA को, फर्स्ट माइक्रो RNA था जो कि सी एलिगेंस में डिटेक्ट किया गया। इन्होंने ये देखा कि जो LIN4 है वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो ऑब्वियसली ये नॉन कोडिंग RNA हुआ। लेकिन ये LIN4 जो था ये क्या कर रहा था? ये सी एलिगेंस में जब लार्वल 1 से लार्वल 2 स्टेज जाती है उस टाइम पे LIN4 की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी थी। तो इन्होंने देखा कि अगर इन्होंने इस निमाटोड से LIN4 को म्यूटेट करवा दिया या उसका फंक्शन जो है इन्होंने ख़त्म कर दिया था, तो इन्होंने देखा कि कुछ एडल्ट स्ट्रक्चर्स मिसिंग थे, एग ले नहीं कर पा रहे थे एडल्ट्स, और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ में, प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कैसे? इसका मतलब LIN4 जो बहुत ज़रूरी था वो किसी वजह से जब वो नॉन फंक्शनल हो गया तो वो LIN14 mRNA को रेगुलेट नहीं कर पाया, और LIN14 जो था एक्चुअली में वो रिस्पॉन्सिबल था L1 से L2 में लेके जाने के लिए। सो बेसिकली हुआ क्या कि LIN4 जो था वो LIN14 के लिए ज़रूरी था, लेकिन क्योंकि LIN4 का फंक्शन ख़त्म हो गया तो इसलिए LIN14 जो है वो L1 से L2 कन्वर्जन नहीं कर सका। तो LIN4 ने कैसे काम किया? LIN14 के 3 UTR पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन पे लग गया और मैसेंजर RNA को, LIN14 के मैसेंजर RNA को उसने डिस्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद 1993 के बाद 2000 के अंदर एक और LET7 माइक्रो RNA 21 न्यूक्लियोटाइड लंबा था जो कि डिटेक्ट किया गया अगेन सी एलिगेंस के अंदर। तो ये जो था ये लार्वल 4 से एडल्ट में कन्वर्जन के लिए ज़रूरी था।
सो लेट 7 जो था वो लिन 41 जीन को कंट्रोल करता था, तो इसने क्या किया, लिन 14 को डाउन रेगुलेट कर दिया और ऑब्वियसली L4 से अडल्ट की ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हुई। सो ये सब फंक्शन थे जो कि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि ये माइक्रो आरएनए किसी भी एनिमल की बॉडी में ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये नेचुरल जो है सी एलिगेंस में अगर हमने डिटेक्ट किया है तो नेचुरल और उसकी बॉडी में ये बन रहा है। तो हमारा टॉपिक आता है कि बनता कैसे है। तो माइक्रो आरएनए बनता कैसे है। पहली बात तो जो माइक्रो आरएनए का जीन होगा, जिसको हम इंट्रॉन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, ये ऑब्वियसली ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 या 3 की वजह से, और आपको डबल स्ट्रैंडेड प्राई माइक्रो आरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो इसमें क्या बोलेंगे, प्री नहीं है, ये प्राई माइक्रो आरएनए है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को प्राइम माइक्रो आरएनए के ऊपर एक्ट करेगा आरएनए एंडोन्यूक्लियस नंबर 3, जिसको बोला जाएगा द्रोशा। ठीक है, द्रोशा प्लस हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं DGCR8 एंड पाशा प्रोटीन्स, ये दोनों कंबाइन करके इस प्राइम माइक्रो आरएनए को क्लीव कर देंगे एंड से, और आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो क्लीवेज के बाद प्रोडक्ट आया इसको हम बोलेंगे प्री माइक्रो आरएनए। तो ये जो क्लीवेज होगी ये न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। अब ये जो क्लीवेज के बाद ये प्री माइक्रो आरएनए ये न्यूक्लियस के थ्रू बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में इस तरीके से, और इसको लेके कौन आएगा, एक्सपोर्टिन 8 प्लस एक्सपोर्टिन 5 प्लस रैन GTP के थ्रू ये बाहर लेके आ जाएगा, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब जो ये बाहर आया तो ऑब्वियसली ये कौन आया, प्री माइक्रो आरएनए आया। प्री माइक्रो आरएनए साइटोप्लाज्म में आके अब इसको दोबारा से क्लीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइसर एंड प्रोटीन्स TRBP या पैक्ड प्रोटीन्स के थ्रू, एंड अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये जो लूप बन रही थी ये भी यहाँ पे कट जाएगी, और आपको जो मिलेगा यहाँ पे प्री से अब क्या मिलेगा, माइक्रो आरएनए ड्यूप्लेक्स मिलेगा। तो आपको जो डबल स्ट्रैंडेड दिख रहे हैं वो एक रेड कलर का स्ट्रैंड है और ये ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है। अब क्लीवेज के बाद जब ये डाइसर ने क्लीव किया तो ये आपको माइक्रो आरएनए ड्यूप्लेक्स मिल गया, और इस टाइम पे इसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, ब्लैक स्ट्रैंड्स अलग हो गया और जो ये रेड स्ट्रैंड था ये मैच्योर माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ आर्गेनॉट प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्गेनॉट प्रोटीन ये फैमिली प्रोटीन जिसको कि रिस्क आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली में मैच्योर जब आरएनए बनेगा तो एक्चुअली में ये मैच्योर माइक्रो आरएनए यही आगे चल के हमारा टारगेट मैसेंजर आरएनए को रोक सकता है किसी ना किसी तरीके से। तो जो ये जो स्ट्रैंड अलग हुआ था ब्लैक वाला ये डिग्रेड हो जाएगा और ये रीयूज में हो जाएंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। जो मैच्योर माइक्रो आरएनए था वो अब आगे रेगुलेट करेगा, या तो मैसेंजर आरएनए को तोड़ेगा या वो मैसेंजर आरएनए को डिस्टेबलाइज कर देगा या ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो एक बार अगर हम देख लें दोबारा से तो सबसे पहले कैसा बनेगा, सबसे पहले जो जीन होगा वो प्राइम माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट होगा डबल स्ट्रैंडेड में, एंड देन ड्रोशा और पाशा प्रोटीन्स के थ्रू प्री माइक्रो आरएनए क्लीव कटिंग हो जाएगी, एंड देन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्री माइक्रो आरएनए बाहर आएगा, देन डाइसर के थ्रू क्लीवेज होगी माइक्रो आरएनए की, लूप्स कट जाएंगी एंड अल्टीमेटली ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, एक डिग्रेड हो जाएगा और एक मैच्योर माइक्रो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही माइक्रो आरएनए जो है मैच्योर वाला ये अपना टारगेट करेगा। सो ये हमारा एक और फिगर है जो माइक्रो आरएनए को की बायोजेनेसिस को एक्सप्लेन करता है। सो लास्टली एप्लीकेशंस क्या है माइक्रो आरएनए की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो आरएनए एक रेगुलेटर है, वो ऑन भी कर सकता है वो ऑफ भी कर सकता है, बेसिकली वो mRNA को साइलेंस करता है। तो जैसे कि कैंसर के अंदर इसको देखा गया MIR15 MIR16 ये क्रोमोसोम नंबर 13q14 में प्रेजेंट होते हैं। तो जिन लोगों को क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है उनमें ये देखा गया कि ये जो जीन्स थे ये उनमें डिलीटेड थे। तो जब ये डिलीटेड हो गए तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी इसका मतलब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम कर रहे थे। तो अब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की अगर डिलीशन हो गई है तो कैंसर या ट्यूमर बनेगा। सो ये इसका एसोसिएशन कैंसर में देखा गया। उसी तरीके से माइक्रो आरएनए का रोल इम्यून रिस्पॉन्स का रेगुलेशन में, इम्यून सेल्स की डेवलपमेंट में एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑटोइम्यूनिटी में देखा गया।
जिन पेशेंट्स को शॉर्टजन्स सिंड्रोम होता है तो उनमें ये एक बायोमार्कर होते हैं। तो जैसे एराग्नोट प्रोटीन है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ का टारगेट रहते हैं। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनकी एंटीबॉडीज़ एराग्नोट को तोड़ती रहती हैं, डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। तो माइक्रो आरएनए की रेगुलेशन में इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग केस है माइक्रो आरएनए और डायबिटीज़ का क्या रोल रहा है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि हमारे बी सेल में बहुत सारे माइक्रो आरएनए नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वो जो माइक्रो आरएनए होते हैं वो उन जीन्स को कंट्रोल करते हैं जो कि इंसुलिन जीन को आगे कंट्रोल करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ऑब्वियसली उस माइक्रो आरएनए की कमी होगी या म्यूटेशन होगी तो ऑब्वियसली उनके अंदर इंसुलिन जीन की रेगुलेशन सही नहीं होगी, तो उनमें डायबिटीज़ हो देखी गई है। सो mRNA 375 जो है वो सबसे ज़्यादा माइक्रो आरएनए अमाउंट में प्रेजेंट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में, बीटा सेल्स में। उसी तरीके से माइक्रो आरएनए मॉलिक्यूलर बायोमार्कर्स की तरह भी काम करते हैं, जो हमने लेट-7 वाला एग्जाम्पल पढ़ा है। अगेन बायोमार्कर्स इन प्लाज्मा एंड सीरम एंड थेरापेटिक इम्प्लीकेशंस, मतलब कि हम किसी जीन को आर्टिफिशियली थेरापेटिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन है जो ऐसा mRNA बना रहा है जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो रही है, तो इस mRNA को अगर हमने ख़त्म करना है तो हम कोई माइक्रो आरएनए इसके टारगेट में बना सकते हैं ताकि ये नॉन फंक्शनल हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ यही है इसका, थेरापेटिक इम्प्लीकेशंस में कंट्रोल करना माइक्रो आरएनए का रोल है। लास्टली मैं एक और बात एक जो पॉइंट है जो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा थेरापेटिक में अंदर का मतलब है कि हमारा कोई ऐसा mRNA है जो कि हमें कोई डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो हमें इसको स्टॉप करवाना है या नॉन फंक्शनल करवाना है, तो हम इसके अगेंस्ट माइक्रो आरएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेगा, या तो इस mRNA को तोड़ देगा या इसे डिस्टेबलाइज कर देगा या फिर इसकी ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को कम करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो आरएनए। थैंक यू।